हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। और ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स भी होता है। जैसे हम सब ने कभी ना कभी हेडेक हुई तो डिस्प्रिन या एस्प्रिन ली होगी। कभी हमें अपनी एनर्जी बूस्ट करनी हो तो हमने कॉफ़ी पी होगी, टी पी होगी या सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी। तो ये सारे ड्रग्स में ही आ जाते हैं। तो कभी ना कभी डेली रूटीन में हम लोग कोई ना कोई फॉर्म का ड्रग लेते हैं। पर ये वो वाले ड्रग्स हैं जो लीगली अलाउड है लेने, और जिसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है हमारे मूड्स पे या हमारे कॉन्शियसनेस पे कि वो हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको लीगली अलाउड नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है और आप उससे एडिक्टेड हो जाते हो। तो उस टाइप के ड्रग्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इन जनरल हम ड्रग की बात जब करते हैं तो ड्रग का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन, प्रिस्क्राइब्ड हो चाहे अनप्रिस्क्राइब्ड हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में जाके केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस को अल्टर करती है। हो सकता है आपके मूड को अच्छा कर दे, आपके हेडेक को दूर कर दे, आपकी प्रॉब्लम्स कम कर दे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी बढ़ा देते हैं। उसके बारे में काफ़ी देर से पता चलता है, जब आप उसका ओवरडोज ले लेते हो या आपको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर रिसर्च होती है और फिर पता लगता है कि ये जो ड्रग मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा था एक्चुअली में ये बहुत डेंजरस है, और फिर उसको बैन कर दिया जाता है। तो शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। काफ़ी सारे ड्रग्स थे जो पहले लीगल थे, उनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया, डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों पे, तो वो बैन कर दिए गए। तो वो किस तरह के ड्रग्स हैं बारी बारी हम पढ़ते हैं सबके बारे में। तो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रग अब्यूज़। यूज़ करने का मतलब होता है जब आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, प्रिस्क्राइब तरीके से यूज़ कर रहे हो, लिमिट में यूज़ कर रहे हो। अब्यूज़ का मतलब है जब आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ को उतना यूज़ कर रहे हो जितना ओवर द लिमिट हो जाए। So drug abuse applies only to instances in which people take drugs purely to change their mood। अगर आप ड्रग्स खाली अपना मूड चेंज करने के लिए ले रहे हो, बेशक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको ड्रग लेना चाहिए या नहीं, सिर्फ आप अपनी मर्जी से ड्रग ले रहे हो क्योंकि आपको अपना मूड अच्छा करना है या फिर आप चाहते हो आपका परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए, तो वो एक तरीके से ड्रग एब्यूज़ है। उससे क्या होता है कि आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंस होने लग जाती है। डिपेंडेंस का मतलब ये आप डिपेंड होने लग जाते हो उसके ऊपर। बिना उसके आपका मूड अच्छा नहीं रहता, बिना उसके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करना है आपको उस ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। तो डिपेंडेंस में दो तरीके की डिपेंडेंस होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब आपके अंदर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप ड्रग लेते हो तो आपके हार्ट रेट में, आपके ब्रीदिंग, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। और जब आप उसके बिना, जब आप ड्रग नहीं लेते हो तो आपको पेन फील होती है, आपका ब्लड जो होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होने लग जाता है। मतलब आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। फिर दूसरी एक डिपेंडेंस होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होता है? आपको साइकोलॉजिकली ऐसा फील होता है कि आप उसके बिना नहीं कर पाओगे। आपको एक क्रेविंग सी फील होती है कि आपको वो ड्रग लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको पेन फील नहीं हो रही है, आपकी बॉडी कोई सिम्टम शो नहीं कर रही है, लेकिन आपका माइंड है जो आपको फोर्स कर रहा है कि आपको ड्रग की ज़रूरत है उस टाइम, अदरवाइज आपसे कुछ होगा नहीं। तो वो जो क्रेविंग सी होती है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। फिर क्या होता है, हमें एडिक्शन हो जाती है और हम धीरे धीरे उसको रोज लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम उसको रोज लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर एक टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। और टॉलरेंस लेवल बढ़ने से क्या होता है, आपने पहले दिन थोड़ी सी लिए, थोड़ा सा ड्रग लिया, उसका इफेक्ट आपके ऊपर हुआ, थोड़े दिनों बाद आपको थोड़ा सा लेके कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया।
फिर थोड़ी देर बाद आपसे उसका भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप धीरे धीरे आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी टॉलरेंस लेवल बढ़ाती जा रही है उसका, वो ज़्यादा अमाउंट चाहिए उसको, हर हर बार जब आप लेते हो उसके अगली बार उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनको कॉफ़ी पीने की बहुत आदत लग जाती है। शुरुआत उनकी 1-2 कप से होती है, धीरे धीरे उनके दिन में 15-20 कप कॉफ़ी पी लेते हैं, तब भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका मतलब होता है उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, क्रॉस टॉलरेंस। जब वन ड्रग इंक्रीजेस टॉलरेंस फॉर अदर, मतलब अगर आप एक ड्रग ले रहे हो और दूसरे ड्रग की टॉलरेंस बढ़ रही है उससे, तो उसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। अब ये ड्रग लेने का जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है वो क्या है? लर्निंग पर्सपेक्टिव मतलब क्यों हम हमारे को एक लर्निंग, एक कंडीशनिंग हो जाती है ड्रग्स लेने की? क्यों? क्या इसमें क्या कोई रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज होती है ऐसी जिससे हमें ये लर्निंग हो जाती है कि हमें ड्रग्स लेने चाहिए? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जब कोई भी ड्रग्स लेता है तो उसको कैसे रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि वो उसके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को कम कर देता है। नेगेटिव फीलिंग किस तरह की? जैसे स्ट्रेस कम करने के लिए लोग कई बार सिगरेट पीते हैं, एंग्जाइटी कम करने के लिए, फिजिकल डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए। तो जब ये नेगेटिव फीलिंग रिड्यूस हो जाती है तो एक तरीके से हमें नेगेटिव इन्फोर्समेंट मिल रही है। नेगेटिव री, अगर आपको ध्यान हो, जब आपका कोई ऐसी चीज़ आपसे रिमूव कर दे जो आपको परेशान कर रही है तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब ये ड्रग्स लेते हैं हम तो हमें रिवॉर्डिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स दूर हो जाती हैं। तो ये जो रिवॉर्ड हमें मिलता है इसकी वजह से हमारे अंदर कंडीशनिंग हो जाती है ड्रग्स को बार बार लेने की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से। और रीइंफोर्समेंट का काम क्या होता है कि आपको कोई एक्शन रिपीट करने के लिए मजबूर कर देती है रीइंफोर्समेंट। तो यही एक्सप्लेनेशन हमें कंडीशनिंग पर्सपेक्टिव से मिलती है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से हमें आदत लग जाती है ड्रग्स को बार बार यूज़ करने की। और अगर हम उसको ना यूज़ करें तो विड्रॉल सिम्टम्स नज़र आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, और ज़्यादा फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। ये तो लर्निंग पर्सपेक्टिव है। दूसरा साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं कि हमारे अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको दबाने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। हमारे अंदर जो एंग्जाइटी जनरेट होती है क्योंकि हमारे अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, तो जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव कोपिंग विद अनकॉन्शियस फियर्स की बात करते हैं। फिर सोशल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? सोशल पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि हमें सोसाइटी में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए ड्रग्स लेना होता है। जैसे अगर आप किसी एडोलसेंट से पूछो तो वो बोलेगा ड्रग्स के बारे में कि इट इज़ द इन थिंग टू डू। इन थिंग टू डू मीन्स जो चीज़ फैशन में है, तो वो बोलेगा कि ये तो फैशन में है आजकल इसलिए मैं ड्रग्स लेता हूँ, तो सब लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो अच्छी इमेज बनाने के लिए है। तो सोशल पर्सपेक्टिव कहता है आप अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज को और अच्छा करने के लिए, जैसे अगर कोई फैशनेबल चीज़ है, ड्रग्स आजकल फैशन में है, अगर एडोलसेंट को लगता है तो वो उसको इसलिए लेते हैं ताकि उनकी इमेज जो है लोगों के सामने कूल लगे, उनके दोस्तों के सामने इम्प्रेशन बनाने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि उनका इम्प्रेशन जो है अच्छा बनेगा अपने ग्रुप में अगर वो ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। तो अपनी सोसाइटी में अपनी एक इमेज फॉर्म करने के लिए, या अपना परफॉर्मेंस, अगर आप जॉब में हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी, क्योंकि जब आप, जैसे आपने खुद भी देखा कभी अभी आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो आप चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिससे परफॉर्मेंस बहुत हाईली इंक्रीज़ हो सकती है तो वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए ली जाती है। सोशल पर्सपेक्टिव ये बोलता है। फिर आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बोलते हैं कि कभी कभी हमारे को ये ड्रग्स लेते लेते ना ऐसी आदत पड़ जाती है कि हमको हमारा जो ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस होता है ना, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक ऑटोमेटिक कॉन्शियस होता है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें हम बिना ध्यान दिए भी कर लेते हैं। जैसे कुकिंग करते टाइम हम कुछ और सोच रहे होते हैं क्योंकि कुकिंग करने की हमें आदत पड़ गई है तो हमें उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। ड्राइविंग हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेस में आता है। तो कहते हैं जो लोग ड्रग का अब्यूज़ करते हैं वो उनके ऑटोमेटिक प्रोसेस में चला जाता है,
उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली करते हैं। जैसे ही वो कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ उनको कोई क्यू मिलता है, जैसे बार्स में जाते हैं, या उनको ऐसे जगह पे जाते हैं वहाँ पे लाइट इस तरह की होती है जैसे बार्स में होती है, तो उनको ध्यान आ जाता है, तो वहाँ पे वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे ही कोई स्मेल उनको आती है जैसे उससे रिलेटेड है, जो सिगरेट से रिलेटेड है, तो उनको एकदम से वो हो जाता है कि वो खुद भी सिगरेट पीने लग जाते हैं। ऐसे कभी कभी इंटरनल क्यूज भी मिलते हैं। इंटरनल क्यूज में जैसे वो बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है सेलिब्रेट करना है, तो उस टाइम पे वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो ये हमारे ऑटोमेटिक करेक्टर में आ जाता है, हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि हमें कुछ करना है। जो इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उस टाइम पे वो लोग ऑटोमेटिकली वो ड्रग निकाल के उसको यूज़ करने लग जाते हैं। सिगरेट हो सकती है, टोबैको हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है। उसमें उनको सोचना नहीं पड़ता, मतलब उनको इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं होती, अनकॉन्शियसली वो ये करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है। तो ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ये बोलता है। तो जो भी ड्रग्स के बारे में बात हो रही है अब इतनी देर से, उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो सबसे पहले तो कैटेगरी आती है डिप्रेसेंट्स की। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम जो पढ़ेंगे डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, ओपिएट, साइकेडेलिक और हेलुसिनोजेंस। तो पहले डिप्रेसेंट की कैटेगरी आती है। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जांपल इन्होंने लिया अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, जब हम उसको स्मॉल डोजेज में लेते हैं तो ये थोड़ा सा फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और एक्साइटेशन एक्टिवेशन करता है। शुरू में लगता है कि ये डिप्रेसेंट नहीं है, ये स्टिमुलेंट है, ये हमें और एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जब इसकी क्वांटिटी थोड़ी लार्ज हो जाती है तो ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। डिप्रेसेंट मतलब हमारी फीलिंग ऑफ पेन को डल कर देता है, फीलिंग ऑफ कोल्ड को डल कर देता है, डिस्कम्फर्ट को कम कर देता है। तो जो चीज़ आपके पेन की फीलिंग को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कम कर दे, उसको डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो जब हम लार्ज डोज ले लेते हैं ना, तो ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है हमारे सेंसेस की, उसमें इंटरफेयर करता है। अब जैसे आपने देखा होगा, अल्कोहल चलाने वाले जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनका ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उनके सेंसेस की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने लग जाता है अल्कोहल, और उनको डिस्टॉर्ट कर देता है। Alcohol also lowers social inhibition so that after consuming large quantities, people become less restrained in their words and actions. सोशल इनिबिशन भी कर देता है। सोशल इनिबिशन मतलब उसको कम कर देता है, मतलब जैसे जो चीज़ें आप पब्लिक में करने में या बोलने में पहले बहुत सोचते हो, जब आप नॉर्मल होते हो आप नहीं करते हो, लेकिन जब आप अल्कोहल पी लेते हो आपका वो वाला जो पार्ट है वो भी स्लो हो जाता है। आपको जो अंदर आपके जो मैकेनिज्म है जो ये चीज़ बताता है कि आपको क्या चीज़ बोलनी चाहिए, कैसे बिहेव करना है, वो स्लो हो जाता है। और उसके स्लो होते ही आप वो सारी चीज़ें बोलने लग जाते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, लड़ाई करने लग जाते हो, गलत एक्शंस करने लग जाते हो। तो ये चीज़ भी आपकी एग्रेशन की फॉर्म में नज़र आती है। तो ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, आपके नॉर्मल सारे फंक्शनिंग को ये कम कर देता है। तो सोशल इनिबिशन भी उसमें से एक फंक्शन है जिसको ये कम कर देता है। अल्कोहल सीम्स टू प्रोड्यूस pleasurable effects by stimulating special receptors in the brain. Its depressant effect may stem from the fact that it interferes with the capacity of neurons to conduct nerve impulses, perhaps by affecting the cell membrane. तो दो चीज़ें, पहले तो ये स्टिमुलेट करता है आपके ब्रेन को, तो आपको प्लेजरेबल इफेक्ट्स लगते हैं, आपको अच्छा लगता है पी के, पहले स्टिमुलेट करता है, और धीरे धीरे जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो डिप्रेसेंट की तरह काम करने लग जाता है और आपके ब्रेन के, बॉडी के फंक्शन को धीरे धीरे स्लो कर देता है। फिर आते हैं बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स किस तरह के ड्रग्स होते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स होते हैं, रिलैक्सेंट्स होते हैं, जिसको खा के आपको रिलैक्स फील हो, उस तरह के ड्रग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिप्रेस एक्टिविटी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस एक्टिवेशन एंड मेंटल अलर्टनेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को थोड़ा सा डिप्रेस कर देते हैं, आपकी रिड्यूस कर देते हैं, मेंटल अलर्टनेस को भी रिड्यूस कर देते हैं। हाई डोजेज ऑफ बार्बिटूरेट्स कैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड यूफोरिया। तो ज़्यादा डोज ले लोगे तो आपको रिलैक्स फील होगा, यूफोरिया, यूफोरिया होता है एक फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको, बहुत ही हैप्पी फील होता है, उस टाइप की फीलिंग आती है।
दे ऑफन गो टू प्रोड्यूस कन्फ्यूजन, slurred speech, memory lapses, reduce ability to concentrate. कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. स्लर्ड स्पीड मतलब आप बोल नहीं पाते हो, जैसे लोग अल्कोहल लेने के बाद बोल नहीं पाते हैं उस टाइप से. मेमोरी लैप्स, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपकी एबिलिटी कॉन्सेंट्रेट करने में रिड्यूस हो जाती है. मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा, कभी डिप्रेस हो जाते हो, कभी यूफोरिक हो जाते हो. बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अगर आप डोज ले लो तो ये जानलेवा भी हो सकता है. कभी कभी आपके ब्रेन में रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. तो जो आपका ब्रेन का पार्ट आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, वहाँ पे पैरालिसिस भी हो सकता है, तो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं. तो ये दोनों ही ऐसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल और बार्बिट्रेट्स, जो डिप्रेसेंट में आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम अल्कोहल को और एग्रेशन की बात करते हैं, कि जैसे हमने ऊपर बोला कि अल्कोहल पी के आपकी सोशल इनिबिशन जो है वो दब जाते हैं, तो आप एग्रेसिव हो जाते हो. तो क्या इसका कल्चर से भी कोई रिलेशन है? क्या ऐसा होता है कि किसी किसी कल्चर के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी किसी कल्चर के नहीं होते? तो डस कंज्यूमिंग अल्कोहल मेक पीपल एग्रेसिव, ये हर कल्चर में होता है? सबका साथ सेम होता है कि जो भी अल्कोहल पीता है वो सारे ही एग्रेसिव हो जाते हैं? तो इस चीज़ को जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी की थी, बहुत सारी कंट्री में सर्वे किया था. बेल्जियम में, फिनलैंड में, फ्रांस, इटली, पनामा, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स. उनको क्या मिला अपना सर्वे करके रिजल्ट, कि स्टूडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन और बेल्जियम और पनामा यहाँ के लोग थे, इन्होंने बोला कि हाँ, ड्रग अल्कोहल का और एग्रेशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. जबकि जो स्टूडेंट फ्रांस में थे, इटली में थे, पोलैंड में थे, उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में इतना रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि कोई अल्कोहल लेगा तो वो एग्रेसिव ही होगा. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोगों के अंदर एग्रेशन नहीं आता होगा जब ये अल्कोहल लेते होंगे. तो ये क्यों है इतना डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, क्यों है इस चीज़ को लेके? अगर कोई चीज़ आपको बायोलॉजिकली अंदर से इफेक्ट कर रही है तो वो तो वर्ल्ड में आप कहीं भी हो सबको करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे कल्चर का भी इफेक्ट नज़र आ रहा है. कल्चर का इफेक्ट दिख रहा है इन चीज़ों में, कि जहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मली मानी जाती हैं कि आप अगर अल्कोहल लोगे तो एग्रेशन दिखाओगे ही दिखाओगे, वहाँ पे होता है एग्रेशन. जहाँ पे ये चीज़ नहीं मानी जाती वहाँ पे एक्चुअल में भी एग्रेशन नहीं दिखता है. वो लोग अपना बिहेवियर वैसे नहीं करते हैं. अब जैसे आपको पता है कि लोग, अगर आप अल्कोहल लोगे तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ही कि आप लड़ोगे आके उनसे. तो आपको मौका मिल जाता है, आप अल्कोहल के बहाने उनसे जाके लड़ लेते हो. लेकिन अगर यहाँ पे, अगर हमारे कल्चर में ऐसा हो कि अल्कोहल पीने के बाद भी लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें किसी से कि वो आके कुछ उल्टा सीधा बोले, तो पीने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे से. तो इसका मतलब ये है कि सोशल इनिबिशंस जो हैं वो कल्चर की वजह से भी फ़र्क आ जाता है उसमें. स्टूडेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पनामा रिपोर्टेड हैविंग ऑब्जर्व्ड मोर इंस्टेंसेस ऑफ अल्कोहल रिलेटेड एग्रेशन. जो यूएसए के स्टूडेंट थे उन्होंने ज़्यादा देखा था कि लोग पी के लड़ते हैं, तो उन्होंने ये मान लिया कि पीने के बाद जो है लड़ाई करना नॉर्मल है. बाकी कंट्रीज़ में, फ्रांस में और इटली में ये सब नहीं देखा, तो उन्होंने ये मान के रखा कि ऐसा कोई नहीं है रिलेशन, ज़रूरी नहीं है कि कोई अल्कोहल लेगा तो वो लड़ेगा आके. सो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी जो ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर हमारे परसेप्शन का भी फ़र्क पड़ता है कि हमारी परसेप्शन कैसी है. Impact of these effects on our overt behavior is often filtered through cognitive factors, which may include belief and values. तो ये फाइनल लाइन ये बोल रही है कि इस चीज़ का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो उस चीज़ से फिल्टर हो जाता है कि हमारी बिलीफ और वैल्यूज़ क्या है. अगर हमारा बिलीफ है कि हम अल्कोहल लेंगे तो हमें लड़ना अलाउड है, तो हम लड़ेंगे अल्कोहल लेने के बाद. लेकिन अगर हमारा ये बिलीफ है कि अल्कोहल लेने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, अलाउड भी नहीं है, तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी. तो हमारे विल पावर के ऊपर, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं. हमने साइकोलॉजी में जब हिप्नोसिस भी पढ़ा उसमें भी देखा कि आपके अपने ऊपर जो बिलीफ है और आपके जो वैल्यूज़ हैं उससे आप अपनी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल काफ़ी कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हो. तो इसीलिए जब आपकी विल पावर होती है कुछ अचीव करने की, तो विल पावर स्ट्रांग हो तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो.
आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो तो आप अपने आप को और अपने बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेजर रोल मोस्टली जो आता है वो बिलीफ सिस्टम का आता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी स्टिमुलेंट्स की आएगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।